चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनटीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हम बात कर रहे हैं एफएलटी नंबर। आज जो है 11 नंबर की हमारी ये सीरीज है और इस सीरीज में जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स 25 प्रश्न की बात करेंगे। और ये 25 प्रश्न के साथ साथ जो है हम प्रत्येक प्रश्न में जो है 10 से 12 फैक्टों की भी बात करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अंत में यदि कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में कि मनु स्मृति। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि जो है मनु स्मृति है, मनु स्मृति के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाए इसका सही उत्तर तो पहले आप जान लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों मनु स्मृति के प्रथम टीकाकार कौन थे? वो है आपके विश्वरूप जी जो है इसके प्रथम टीकाकार थे। अब जरा समझिएगा कि जो नए सिलेबस में देखेंगे तो स्मृति ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्मृतियां लिखा हुआ है। और इन स्मृतियों में देखेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुल स्मृतियां क्या है। दोस्तों वैसे तो कुल स्मृतियां जो है 18 मानी गई हैं, लेकिन आपको जो है मान्य स्मृतियां हैं 6 मानी जाती हैं। कितनी? 6 स्मृतियां मानी जाती हैं। और ये 6 स्मृतियां जो है कौन कौन सी हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण स्मृति है उसका नाम क्या है? वो है आपकी मनु स्मृति। क्या पेन मोटा हो गया भाई? मुझे लगता है ठीक रहने दीजिए। मनु स्मृति जो है सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्मृति है। इसके अलावा जो सबसे अंतिम स्मृति कौन है जो सबसे बाद में लिखी गई है तो आप क्या बताएंगे? सबसे बाद में जो लिखी गई स्मृति है वो है दोस्तों कात्यायन स्मृति। कौन सी है? कात्यायन स्मृति जो है सबसे बाद में लिखी गई स्मृति है। तो नवीनतम हो जाएगी आपकी ये और सबसे प्राचीनतम हो जाएगी मनु स्मृति और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके प्रथम टीकाकार कौन है? आपके विश्वरूप जो है इसके प्रथम टीकाकार है। अब थोड़ा सा अन्य फैक्टों की बात कीजिएगा कि यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं। विज्ञानेश्वर की दोस्तों जो पुस्तक है इनकी महत्वपूर्ण, उसका नाम है क्या? मिताक्षरा। आपसे पूछा जाए मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे? विज्ञानेश्वर। पाणिनि की जो दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी आप याद रखिएगा। अष्टाध्यायी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? वो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखी हुई है। पतंजलि जो है दोस्तों ये आपके ध्यान रखिएगा कि पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि हैं। किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे और इनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम है वो है आपका महाभाष्य, जो है पतंजलि द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य जो है पतंजलि पर। और दर्शन में यदि बात की जाए तो पतंजलि जी ने जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको एक प्रश्न में जो है इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। एक फ्रेंड्स और बात है, जो है मैंने अभी माइक निकाल दिया है। पहले मैं माइक से पढ़ाता था, उसमें कल की क्लास आपने देखी होगी जो मध्य प्रदेश की नदियों की थी। बहुत बेकार लगता है यार जब भाई साहब क्या हो जाता है कि पूरी क्लास बनाने के बाद में उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे अभी पता चला, मैं जो थोड़ी देर क्लास चेक की पहले तो, लेकिन अब वो अपलोड हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है चलिए डाल देते हैं, कोई नहीं, जो कभी सब समय मिलेगा तो फिर दोबारा उसे जो है क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। लेकिन जो है अब माइक निकाल दिया है, पता नहीं कैसी वॉइस आ रही है, तो इसे बाद में जो है हम चेक कर पाएंगे जब क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। तो चलिए तो आप जो है क्या है बता दीजिए करिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी जो है सही आ रही है, क्या टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था? और इसकी दोस्तों बात करेंगे कि पहली बात जो है स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। वो कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी था। एक है जो है, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए
क्या प्रश्न था आपसे, स्थायी सेना रखने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसकी हमने बात की, जो अलाउद्दीन खिलजी था स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इनका जो शासन काल रहता है वह आपका 1296 से जो क्या करते हैं शुरू करते हैं और लगभग 1314 तक इनका क्या रहता है शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया था कि इन्होंने जो है पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था, विश्व विजय का सपना देखा इन्होंने, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, द्वितीय सिकंदर भी कई इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, द्वितीय सिकंदर भी कह दिया जाता है। परंतु इनके एक दोस्त ने कहा कि पहले बेटा भारत को तो जीत ले फिर विश्व विजय देखिएगा। सिकंदर ने भी भारत में आकर के क्या हो गया था, अटक गया था, तो इसलिए ये भारत को ही जीतने में लग गया। दोस्तों याद रखिएगा मलिक कफूर किसका एक सेनापति था, ये प्रश्न कई बार आ जाता है। तो मलिक कफूर जो है इसी का सेनापति था और इसे क्या कहा जाता है, हजारी दिनार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हजारी दिनार, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया। अब जब ये भारत को जीतने के लिए लक्ष्य रखा तो इसने क्या रखी भाई, एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी थी। ऐसा करने वाला पहला शासक था, इसके पहले जो है स्थायी सेना नहीं होती थी। और जो है सेना को क्या किया, इसने नगद वेतन दिया और ये भी जो नगद वेतन देने वाला पहला शासक था। इसने दोस्तों पहचान करने के लिए घोड़ा दागने का प्रथा लगाई, साथ ही सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़ा दाग प्रथा भी शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों यह तुगलक वंश का शासक है और इन्हें कई इतिहासकार जो है कई लोग जो क्या कह देते हैं, पागल सुल्तान भी कह दिया जाता है, क्योंकि इनकी योजनाएं असफल हो गई। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो है आपका इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। आपसे फ्रेंड प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन है, क्या आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की जो है प्रथम महिला शासिका कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे कि प्रथम महिला शासिका जो है वो आपकी रजिया सुल्तान। इस प्रकार से आपके प्रश्न हो गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि जो मजमून शाह तथा मूसा शाह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं। तो दोस्तों मूसा शाह और मजमून शाह जो है ये है दोनों ही व्यक्ति आपके किस विद्रोह से संबंधित हैं, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। आपसे पूछा जाए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? यह विद्रोह दोस्तों 1763 से लेकर के आपका जो है 1763 में जो शुरू हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक ही चलने वाला विद्रोह था। लगभग यूं मानिएगा भाई 1800 तक ये विद्रोह चलता है। कब तक चलता है? 1800 तक ये विद्रोह जो चला था। और इसके नेता कौन थे? तो मजमून शाह और मूसा शाह जो है इसके क्या थे, नेता थे। फ्रेंड्स इसमें अगर बात की जाए अगली बात जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसकी जो है सन्यासी विद्रोह की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है, आनंदमठ नाम की पुस्तक है। और ये आनंदमठ नाम की पुस्तक दोस्तों लिखी किसने थी, शायद आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे? यह जो पुस्तक लिखी गई थी वह लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगली अगर बात करें फ्रेंड्स तो आप देखिएगा कि संथाल विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, तो 1856 में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा जो सिद्धू थे, सिद्धू और कान्हू जो हैं इसके क्या थे, नेता थे। नील विद्रोह दोस्तों बात की जाए तो ये 1859 में हुआ था आपका नील विद्रोह है, और नील के जो किसान हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था 1859 में। और इसके जो प्रमुख अगर नेताओं की बात की जाए तो दोस्तों विश्वास बंधु जो थे, विश्वास बंधु इसके क्या थे, नेता थे। बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और फ्रेंड्स इसकी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि नील विद्रोह की हमें जानकारी दोस्तों आपको जो है नील दर्पण नामक नाटक से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? नील दर्पण के नाटक से प्राप्त होती है। और इस नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? दीन बंधु द्वारा जो है इस नाटक की रचना की गई थी। पावना विद्रोह की बात करें फ्रेंड्स तो यह जो है बंगाल में हुआ था और यह एक कृषक मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था, यानी कृषक विद्रोह था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जवाब है कि जो है मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने की थी।
मंदसौर अभिलेख को दोस्तों याद रखिएगा, इसे जो है दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दसपुर अभिलेख भी इसे कह देते हैं। किसे? मंदसौर अभिलेख को जो है दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। ये जो मंदसौर अभिलेख है तो इसके हरिसेन, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हरिसेन थे दोस्तों ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हुई थी। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। रवि कीर्ति ने जो है दोस्तों एहोल अभिलेख की रचना की हुई थी। किसने की थी? एहोल अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने, जो कि पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख था। अब जो ये मंदसौर अभिलेख है कुछ इसके बारे में आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। जो मंदसौर अभिलेख है, इस मंदसौर अभिलेख में आपको सबसे पहली बात याद रखना है, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। किसके निर्माण की? सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात यह जो दोस्तों इसमें यदुवर्मन, जो औलिकर वंश का शासक था यदुवर्मन, उसको ये उपलब्धियां मिलती हैं यदुवर्मन की। यदुवर्मन ने जो है हूणों को पराजित किया हुआ है। किसको पराजित किया है? हूणों को पराजित किया है। अगली बात अगर की जाए तो आप याद रखिएगा, यह जो दोस्तों विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख माना जाता है। विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख किसे माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मंदसौर अभिलेख को जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख माना जाता है। और इसमें जो है इतनी खास बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि बघेल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछे सबसे पहली बात कि बघेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो है एक व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आदि पुरुष है ना इसके जो आदि पुरुष हैं उनका नाम है व्याघ्रदेव। लेकिन इन्होंने वंश की स्थापना नहीं की थी, यहाँ पर आकर के बस गए थे। तो व्याघ्रदेव क्या है? इनके आदि पुरुष हैं। और व्याघ्रदेव के पुत्र हुए भीमल देव और बीसल देव। भीमल देव और बीसल देव। इन्होंने दोस्तों सतना के पास में एक लोधी राजा हुआ करते थे जो गहोरा क्षेत्र में थे। उन्होंने क्या किया, उसका राज्य हड़पा जा रहा था तो भीमल देव ने उसका क्या किया? सहयोग किया। फलस्वरूप भीमल देव से क्या कर दिया? उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और गहोरा का क्षेत्र किसे प्रदान कर दिया? भीमल देव को प्राप्त कर दिया। कौन सा क्षेत्र मिला इसे? गहोरा का क्षेत्र मिला। ये वर्तमान में सतना में पड़ता है। यही जो है दोस्तों इनकी प्रथम राजधानी थी। इनकी भीमल देव ने ही क्या की थी? बघेल वंश की स्थापना की थी। यही इनकी राजधानी बनी। आगे चल करके तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1236 में दोस्तों इन्होंने जो है 1236 में जो है स्थापना की हुई थी बघेल वंश की। आगे चल करके दोस्तों राजा रामचंद्र देव हुए। कौन हुए? रामचंद्र देव हुए। राजा रामचंद्र देव जो अकबर के समकालीन थे और इन्होंने जो है बांधवगढ़ को राजधानी बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांधवगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? रामचंद्र देव ने। और जो रीवा दोस्तों, रीवा को राजधानी किसने बनाया था? जो विक्रमजीत शासक हुए। कौन हुए? विक्रमजीत सिंह। तो इन्होंने क्या बनाया? तो रीवा को राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से आपकी 3 राजधानियां रही हैं बघेल वंश की। महेश्वर किसकी राजधानी थी? तो आप याद रखिएगा महेश्वर जो थी ये दोस्तों पहली बात तो कहां पर स्थित है ये ध्यान रखिएगा, ये खरगोन में स्थित है। और ये जो राजधानी बनाई थी तो होलकरों की राजधानी थी जो माता अहिल्याबाई जी थी। अहिल्याबाई ने किसको राजधानी बनाया था? तो आप क्या बताएंगे? अहिल्याबाई ने जो है महेश्वर को राजधानी बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है सांची स्तूप की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स बात की जाए सांची स्तूप, सांची के बारे में ध्यान रखिएगा। सांची स्तूप की जो खोज की थी तो किसने की थी? टेलर साहब ने जो है खोज की थी। कहो कब की थी? इन्होंने जो है 1818 में सांची स्तूप की खोज की थी। ये जो दोस्तों सांची स्तूप है आपसे पूछे इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 1989 में जो है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपसे पूछे सांची का जो है दोस्तों प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप क्या बताएंगे? काकनाद बोट जो है इसका, काकनाद बोट, काकनाद बोट जो है इसका प्राचीन नाम हुआ करता था सांची का। सांची में दोस्तों क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। जो सांची स्तूप है ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है।
जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों जो अशोक के अभिलेख थे उनको 1837 में क्या किया, इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। वी.एस. वाकड़कर दोस्तों, ये प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछा जा चुका है और वी.एस. वाकड़कर साहब ये उज्जैन से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने जो है भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका प्लस कायथा की खोज किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की हुई थी। अरुण सोनकिया दोस्तों नर्मदा घाटी से संबंधित है। ये नर्मदा घाटी के सर्वेक्षण करता रहे हैं। नर्मदा घाटी में ये खोज मतलब करते रहे हैं जब सर्वेक्षण हुआ था। इतनी आपको जानकारी ध्यान रखना है सांची के रूप से। अगली बात करें कि आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपसे 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा आसियान क्या है, पहली बात ये समझिएगा। आसियान दोस्तों एक संगठन है, और किसका संगठन है? जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनका संगठन है। तो आपसे पूछे कि इस आसियान की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। दूसरी बात आपसे पूछे कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां पर इसका क्या स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है। आपसे पूछे कि आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो आप क्या बताएंगे? इसमें 11 सदस्य देश है। आपसे पूछे क्या आसियान का सदस्य भारत देश है। तो आप कहेंगे नहीं है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आप क्या बताएंगे? जकार्ता में जो है आसियान का मुख्यालय है। मनीला में किसका मुख्यालय है। तो आप क्या बताएंगे? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। काठमांडू में किसका मुख्यालय है। तो आप क्या बताएंगे? सार्क नाम का संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। गुरुग्राम में किसका मुख्यालय है। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। गुरुगांव का जो है नया नाम है। अगली बात करते हैं 8 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो आपको पता होगा किस क्षेत्र का योगदान है। नहीं पता तो आप देखिएगा ये जो प्रारंभिक क्षेत्र है दोस्तों इसका योगदान कितना है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, जो है लगभग 36.32% जो योगदान है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। और जो द्वितीयक क्षेत्र बोले तो औद्योगिक क्षेत्र, और इसका योगदान कितना है? लगभग 18%। दशमलव का मुझे क्लियर नहीं हो सकता है, दशमलव में थोड़ा मोड़ा अंतर हो जाए तो 18% लगभग बता रहा हूँ। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र बोले तो सेवा क्षेत्र, और इसका जो योगदान है आपका वो है 33% के आसपास जो है इसका योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान किसका दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में? तो आप क्या बताएंगे कि सर्वाधिक योगदान जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कि मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 918 जो है मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है। फिर आपसे पूछेगा कि 919 दोस्तों किसका है। आपसे पूछे भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो ये 919 जो किसका है? भारत का शिशु लिंगानुपात है 919। मध्य प्रदेश का कितना है आप क्या बताएंगे? 918। आपसे पूछे कि 978 किसका है दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो किसका है? अलीराजपुर का है। और अलीराजपुर का शिशु लिंगानुपात कितना है आपका? 978 है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है। तो आप क्या बताएंगे? मुरैना जिले का है, और वो कितना है दोस्तों? 829 है। फ्रेंड्स यदि आपसे पूछे शिशु लिंगानुपात को हटाकर के लिंगानुपात बस पूछ ले कि मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताइएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रख लेना है। और ये क्या लिखा हुआ है आप जानते हैं। तो इसमें दोस्तों बा से क्या हो जाएगा आपका? बालाघाट हो जाएगा। बालाघाट। और दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ आता है ना बीच में, अल हो जाएगा। आ यहाँ से ला यहाँ, अल मतलब अलीराजपुर हो जाएगा। अलीराजपुर। और
तीसरे नंबर में हो जाएगा माँ मतलब मंडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडला हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले क्या है दोस्तों? 3 जिले हैं। आपको बालम से जो है ध्यान रख लेना है, ये याद करने का तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि प्रदेश में सरकारी बांस शोरूम कहाँ खोला गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकारी बांस का जो शोरूम खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है आपका? चलिए पहले थोड़ा सा जो बांस से संबंधित सभी बातें मैं करवा देता हूं, सो आपको खुद जो है आपका उत्तर निकल आए। किससे संबंधित हम बातें कर रहे हैं दोस्तों? ये बांस से संबंधित जो है बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो है फैक्ट करिएगा, तभी आप जो है कर पाएंगे। आपसे पूछे दोस्तों पहली बात, बांस जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में कहाँ निकलता है? तो आप क्या बताएंगे? बालाघाट जो है खासतौर से ये मध्य प्रदेश का बांस उत्पादक में जो है अग्रणी जिला है। दूसरी बात पूछे दोस्तों कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण, शायद इस बार प्रश्न भी आया हुआ था, तो 1973 में जो है बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगली बात अगर आपसे की जाए बांस संबंधी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में बांस मिशन कब शुरू किया गया था? क्या बांस मिशन कब शुरू किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 2013 में जो है बांस मिशन का जो है गठन किया गया था। आपसे पूछे कि दोस्तों बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ मध्य प्रदेश में खोला गया है? क्या बांस ट्रीटमेंट प्लांट जो है मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया है? तो आप क्या बताएंगे? सतना में जो है बांस ट्रीटमेंट प्लांट खोला गया है। आपसे पूछे कि बांस शोरूम कहाँ पर खोला गया है मध्य प्रदेश में, और ये सरकारी शोरूम है, ये दोस्तों खोला गया है आपका नौलक्खा में। कहाँ खोला गया है? नौलक्खा में। और आप इंदौर में तो जानते ही नौलक्खा, इंदौर में है नौलक्खा। इतनी बातें आपको जो क्या ध्यान रखना है? बांस से ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा बांस एक घास की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? एक घास की प्रजाति है। और तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में जो है सरकारी शोरूम स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश भारत का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? तेंदुपत्ता से जुड़ी हुई सभी बातें जो है हम करने का कार्य करते हैं। तो किससे जुड़ी हुई बातें करेंगे हम? तेंदुपत्ता से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बातें करते हैं। चलिए देखिएगा तेंदुपत्ता के बारे में जो आपको क्या क्या प्रश्न याद करने हैं और क्या क्या बनने चाहिए। तो सबसे पहले पूछे कि तेंदुपत्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आपसे पूछे तेंदुपत्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ जाएगा कि मध्य प्रदेश जो है कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? पूरे भारत का जो है मध्य प्रदेश कितने उत्पादन करता है? और मध्य प्रदेश में अग्रणी दोस्तों जिला कौन सा है? आपको ये ध्यान रखना है। इनका जो है तेंदुपत्ता का उपयोग हम किस में करते हैं? आपको ये ध्यान रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि तेंदुपत्ता जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मध्य प्रदेश में? आपको ये भी ध्यान रखना है। इतने प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्पादन में दोस्तों पूरे भारत में मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। ध्यान रखिए किसका प्रथम स्थान है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश जो है कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 25% जो है पूरे भारत का तेंदुपत्ता के लिए मध्य प्रदेश निकलता है, और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले पूछे जाए दोस्तों, तो जिले में अगर बात की जाए तो सागर जिला जो है इसमें अग्रणी है। साथ ही साथ इसमें जबलपुर का जो दोस्तों अग्रणी स्थान आता है। दमोह भी, कटनी भी आते हैं, लेकिन इतने आपको ध्यान रखने हैं। इसका उपयोग फ्रेंड्स कहाँ पर करते हैं? तो जो इसका उपयोग किया जाता है बीड़ी उद्योग में, जो इसका उपयोग किया जाता है। और जो तेंदुपत्ता का हमने राष्ट्रीयकरण किया था वो कब किया हुआ था? 1964 में जो है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया हुआ था। इतनी जानकारी हो गई। अब आपको जो क्या देखना है, इसका उत्तर देखना है कितना उत्पादन करता है। तो आप क्या बताएंगे कि 25% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने 25 प्रश्न है। मुझे लगता है 1 सेकंड रुकिएगा, टाइम देख लीजिएगा भाई, ज्यादा समय तो नहीं मिल रहा हूं तो फास्ट करवाने लगूंगा। 24 मिनट हो चुका है। चलिए ठीक है, हो जाएगा भाई। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स संजय सरोवर परियोजना की बात की जा रही है, यह किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, संजय सरोवर परियोजना है आपकी कहाँ स्थित है? ये बेनगंगा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा
यहाँ पर जो है दोस्तों वास्तव में जो संजय सरोवर परियोजना है ना, इसका जो भीमगढ़ बांध बनाया गया है, क्या बनाया गया है, बेनगंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, भीमगढ़ बांध बनाया गया है। और इस भीमगढ़ बांध को ही क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर संजय सरोवर परियोजना कहा जाता है। और ये दोस्तों कैसा बांध है, मिट्टी का बना हुआ बांध है, जहां तक मैं जानता हूं तो एशिया का सबसे बड़ा बांध भी है। नर्मदा नदी पर जो एक परियोजना की बात की जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है, खंडवा पर है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा नदी पर। पेंच नदी पर कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो माचा गोरा परियोजना है। कौन सी परियोजना, माचा गोरा परियोजना किस नदी पर है, पेंच नदी पर। किस जिले में पड़ती है, तो आपका जवाब होगा छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। जो संजय सरोवर परियोजना है दोस्तों, भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, ये कहां पर पड़ता है, आपका सिवनी जिले में पड़ता है, ध्यान रखिए कहां पर पड़ता है, सिवनी जिले में। बेनगंगा नदी पर दोस्तों आपका एक बांध और स्थित है जिसका नाम है धूती बांध। क्या नाम है भाई, धूती बांध कहां पर स्थित है, बेनगंगा नदी पर है। और ये किस जिले में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, बालाघाट जिले में पड़ता है, बालाघाट जिले में पड़ता है। थावर परियोजना जो है दोस्तों, इसी को जो है राजीव सागर परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। और यह जो दोस्तों बेनगंगा की सहायक नदी थावर नदी पर बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना। कितनी बातें हो गई, चलिए आपको उत्तर भी निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एशिया की रीढ़ कहा जाता है, थोड़ा समझिएगा पहले। यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहा हूं। तो यूं समझिएगा, तो ये वाला जो हिमालय है दोस्तों, ये वाला हिमालय, इस हिमालय का नाम है क्या है आपका, ट्रांस हिमालय। और ये वाला जो हिमालय है फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका महान हिमालय। और ये वाला हिमालय है जो आपका, ये कौन सा है आपका, लघु हिमालय। तो 3 हिमालय यहाँ पर बना दिए। आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ट्रांस हिमालय की सबसे क्या हो जाएगी, ऊंची चोटी हो जाएगी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी चोटी हो जाएगी। फिर आपसे पूछे महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछे भाई लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में भी रहने दीजिए। अब यहाँ से पूछे दोस्तों, ये आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है आपका महान हिमालय, और ये है आपका लघु हिमालय। ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इंडो सांगपो सचर जोन क्या करता है, जो विभाजक क्षेत्र है एक, दोनों को विभाजित करता है। और महान हिमालय और लघु हिमालय कौन विभाजित करता है, तो आप ध्यान रखेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है इन दोनों को विभाजित करता है। जो फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय है, इसमें ये जो ऊंची चोटी भाई देखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी K2 है। और जो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान रखना है। और जो ट्रांस हिमालय है, इसमें 3 चोटियां पड़ती हैं, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहले का नाम क्या है आपका, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम। दूसरी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। और तीसरी कौन सी है, जास्कर श्रेणी है। तो तीनों श्रेणियां कहां पर पड़ती हैं, आपकी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इसमें दोस्तों ये जो सबसे ऊंची कौन सी है, काराकोरम जो है सबसे ऊंची है। और इसी में जो है ये चोटी भी स्थित है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो इसी को जो है एशिया की रीढ़ कहते हैं, किसे, आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पीर पंजाल दोस्तों ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, मालवा का पठार समतल क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण दोस्तों किससे हुआ है। वास्तव में जो मैं ये प्रश्न बनाया था ना, तो मुझे लगा था भाई काफी लॉजिकल प्रश्न है। और आप जो है MPPSC मेन से जो है 2021 का पेपर उठा करके देखिएगा। MPPSC मेन से जो है 2021 का पेपर देखेंगे तो यही प्रश्न आया हुआ है। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे लगा बनाना चाहिए। समतल क्यों है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि मालवा का पठार का जो निर्माण हुआ है लावा से हुआ है। और दोस्तों जो लावा होता है ना, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उससे कोई ना कोई संरचना बन जाती है। तो ये लावा जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का।
एक होता है आपका क्या, क्षारीय लावा, और एक होता है आपका कौन सा लावा, अम्लीय लावा। तो समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो क्षारीय लावा होता है फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, पतला होता है, पतला होता है। और ये जो होता है आपका गाढ़ा होता है, मतलब टाइट होता है। कौन सा, अम्लीय लावा। अब बताइए, अगर आप गाढ़ी मिट्टी को जमीन में डालेंगे तो क्या बनेगा, वो फैल पाएगी क्या, नहीं फैलेगी, उससे पहाड़ बनेंगे। लेकिन जो पतला लावा होता है दोस्तों, उसे फैलाएंगे तो फैल जाएगा। और पतले लावा से ही आपका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है इसका, इसलिए वो समतल है। लेकिन पतला लावा तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपके पास में क्या है, क्षारीय लावा है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपसे जो है कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछे कि मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। क्या है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए। दूसरी पूछी जाए कि मालवा का पठार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश का कुल कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। और तीसरी बात जो है, एक इसे विशेष कहते हैं, इसे रोटी की डलिया भी कहा जाता है। मालवा के पठार को क्या कह देते हैं, इसे रोटी की डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पर गेहूं का भंडारण मतलब निकलता है, उत्पादन होता है, इसलिए मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। और इसकी आपसे पूछा जाए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, मालवा की पठार की दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सिगार है। तो फिर कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है इंदौर में स्थित है। और मालवा की पठार की दोस्तों कितने परसेंट है, ये जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। और यह मध्य प्रदेश की दोस्तों सबसे बड़ी संरचना है। कौन सी रचना है, सबसे बड़ी संरचना है। और यहाँ पर जो मालवा के पठार में दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न जो है आपका रूर प्रदेश से है। तो रूर प्रदेश की अगर बात करूं ना मैं, ये वास्तव में दोस्तों कहां पर, जर्मनी में पाया जाता है। कहां पर, रूर प्रदेश जो है जर्मनी में पाया जाता है। और यह है कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, कोयला भंडारण के लिए जो है जाना जाता है। ऐसा ही क्षेत्र भारत में है जो कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है। और वह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जो है कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कह दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे तो ये कौन सा पठार है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार से जो है एक नदी गुजरती है फ्रेंड्स, क्या गुजरती है, एक नदी गुजरती है। तो ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाली नदी, ये नदी है आपकी, कौन सी नदी है, ये आपकी नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो दामोदर घाटी जो किस लिए, कोयला उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। तो दामोदर नदी यहाँ के पठार से जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कि जो यहाँ का सबसे ये पठार है कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, पारसनाथ हिल्स जो है इसकी चोटी है, पारसनाथ हिल्स। और यह एक जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला पठार जो है दोस्तों रांची का पठार कहलाता है। और ये नीचे वाला भी ये है। यह दोस्तों मुख्य रूप से जो यह पठार है वैसे बहुत से खनिजों के लिए जाना जाता है, लेकिन कोयला के लिए जाना जाता है, ये बात को भी ध्यान रखना है। इसे जो है भारत का आश्चर्यजनक खनिज स्थल भी कहते हैं। आश्चर्यजनक जो है इसे खनिज स्थल भी कहा जाता है, किसे, छोटा नागपुर के पठार को। मालवा का पठार दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पड़ता है। मेघालय का पठार मेघालय राज्य में है। और मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी, शिलोंग जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग नहीं, सॉरी, अब कौन सी ऊंची चोटी है, तो उसका नाम है आपका नौक्रेक, जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, नौक्रेक। चलिए, दक्कन के पठार जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, संपूर्ण दक्कन में पड़ता है। खासतौर से महाराष्ट्र में जो है इसे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एमपी नहीं है, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स सभी यूनिट से मैंने प्रश्न लिया है कि विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल जो 13 है, क्या है, आर्टिकल 13 है। इसमें 4 सेक्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। कितने भाग देखने को मिल जाएंगे, 4। एक हो गया आपका, दूसरा हो गया, ये जो है तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। तो ये है आपका, मान लीजिए पहला भाग, ये है आपका जो है दूसरा भाग, और ये है आपका तीसरा भाग, ये है आपका चौथा भाग। ये 4 भाग हैं अनुच्छेद 13 में। क्या क्या लिखा हुआ है,
अनुच्छेद 13 का जो दोस्तों आपका पहला भाग है, इसमें लिखा हुआ है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। क्या है इसमें लिखा हुआ है? पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है, यानी कि संविधान लागू होने के बाद की विधियां। सीधा सा मतलब है, इसमें कहा गया है कि ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के बाद की विधि होगी वह मौलिक अधिकारों को कंट्रोल नहीं करेगी। यदि मौलिक अधिकारों से ऐसी विधि टकराती है तो वह शून्य घोषित हो जाएगी। दूसरे में क्या कहा गया है दोस्तों? दूसरे में कहा गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या कहा गया है दूसरे में? जो कहा गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो संविधान लागू होने के जो पहले की विधियां हैं, यदि वह मौलिक अधिकारों को क्या करती हैं, टकराती हैं या आड़े आती हैं, तो वह शून्य घोषित हो जाएंगी। और जो अनुच्छेद 13(3) है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है? डेफिनेशन ऑफ लॉ बताया गया है, यानी कि विधि शब्द को जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है। विधि की क्या दी गई है? परिभाषा। क्या होगी विधि? तो इसमें कहा गया है कि संसद कोई कानून बनाती है, अध्यादेश जारी किया जाता है, कोई प्रथा है, कोई परिपत्र है, कोई आदेश है, उस सभी क्या होगी? विधि होगी। और इसमें कहा गया है दोस्तों, बाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मध्य में लड़ाई हुई इंदिरा गांधी के जमाने में, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इसमें लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया कि जो संविधान संशोधन होगा, क्या होगा? संविधान संशोधन होगा वह विधि नहीं होगी। संविधान संशोधन जो है, इस जो आपने विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है उसमें शामिल नहीं। दोस्तों ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझाऊंगा तो आप फंस जाएंगे। आप देखिएगा मेरे इसमें जो पॉलिटी की मैंने पढ़ाई हुई है उसमें आप देखिएगा तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ क्यों ऐसा किया गया था। तो विधि शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 13(4) में दी गई है। 13(3) में जो है अनुच्छेद शब्द विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार का ये आर्टिकल है। अगली बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों रिट जारी करता है? तो यहाँ पर क्या होगा आपका, किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है रिट जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो है क्या की जाती है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है, 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, उच्च जो न्यायालय होगा वो क्या होगा, एक जो है अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय जो है क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि जो बात है उसके द्वारा बोल दी गई वह क्या हो जाएगा, एक अभिलेख यानी कि स्क्रिप्ट बन जाएगा, यानी कि वह एक पत्थर बन जाएगी, उसे टाल नहीं सकते। और अनुच्छेद 129 में कहा गया है जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा वो भी क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 226 में हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है 32 के तहत रिट जारी करेगा। तो ये आपके प्रश्न की जो है व्याख्या हो गई। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि राज्य की मंत्री परिषद का प्रावधान कहाँ पर किया गया है तो आप देखेंगे अनुच्छेद, पहले समझिएगा, जो अनुच्छेद 153 है इसमें क्या कहा गया है, राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल पद का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, 153 में। राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, आर्टिकल 153 में है। 163 में दोस्तों क्या कहा गया है, उत्तर आपका अपने आप निकल आएगा यदि आप इनके ऑप्शन की व्याख्या देख लेते। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता हेतु राज्यपाल की सहायता हेतु क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। तो आपसे पूछे कि मंत्री परिषद का उल्लेख कहां पर किया गया है राज्य की, तो आपका जवाब क्या होगा, 163 में। 164 में दोस्तों क्या कहा गया है कि इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो सीएम होगा और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, सीएम की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 167 में कहा गया है
कि जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे, क्या होंगे, सीएम के कर्तव्य होंगे, वो क्या होंगे, वो बताए गए हैं आपके अनुच्छेद जो है 167 में। आपसे प्रश्न पूछा गया था मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहां पर है, तो आप क्या बता देंगे, 163 में है। फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा होती है अथवा जो राज्य में क्या है विधानसभा होती है, उनके सदस्यों का जो है 15% हो सकता है। कितना हो सकता है, 15%। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है CSIR की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों CSIR का जो पूरा नाम होता है, सबसे पहले से ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है सी मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये जो है एक संस्था है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद एक सी संस्था है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1942 में की गई थी, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, नई दिल्ली में। 1969 में हम जानते हैं किसकी स्थापना हुई थी, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 1969 में। 1958 में किसकी स्थापना हुई थी, जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और 1954 में दोस्तों आपको शायद याद हो, जो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग था, क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि 1954 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी की बात की जाए, इसका जो है एक नाम पूछा जाता है पेपर में, किसका रासायनिक नाम क्या है। दूसरा नाम दोस्तों, दूसरी बात जो है स्रोत को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, और तीसरी बात जो है कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि मतलब जल में विलेय है या नहीं है, तो सी है, तो ये जल में विलेय विटामिन है, ध्यान रखिएगा, जल में विलेय है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो पूछा जाए इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है आपका स्कारबिक एसिड, जो है इसका रासायनिक नाम है, स्कारबिक एसिड जो है क्या है, इसका रासायनिक नाम है। स्रोत क्या है दोस्तों, तो खट्टे फल, आप याद रखिएगा, खट्टे फल, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, खट्टे फल। आंवला जो है इसका एक प्रमुख स्रोत है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या आंवला जो है एक इसका मोस्टली स्रोत है, बाकी बहुत सी चीजों में मिलती है। कमी से जो है आपका कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग, और जल में यह विलेय विटामिन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, स्कर्वी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। केलोसिस विटामिन B2 की कमी से, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें दोस्तों कोबाल्ट धातु पाई जाती है, किसमें जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में जो है आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसे क्या कहते हैं, साइनो कोबालमिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में आपसे पूछा जाए क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि आयरन जो है, Fe मतलब आयरन धातु किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, जो मैग्नीशियम धातु है किसमें पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहा जाता है, पर्णहरिम कहा जाता है। अगली बात की जाए कि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों हड्डियों में बात करें तो एक तो कैल्शियम मिलता है, दूसरी बात आप ध्यान दे सकते हैं इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये जो है इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है, और भी बात करें तो वही बहुत सी हैं, भी देखेंगे आगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर विज्ञान से, विज्ञानम लिखा हुआ थोड़ा सा, कंप्यूटर विज्ञान से किसने पृथक किया था दोस्तों, किससे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोस्तों पहले कंप्यूटर के अंतर्गत ही पढ़ी जाती थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन इसे जो है अलग विषय के रूप में जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था वो कौन थे, आपके हर्बर्ट साइमन थे।
जॉन मैकार्थी ने दोस्तों, पहली बात ध्यान रखिएगा, एआई का कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या कहते हैं इंग्लिश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। तो एआई का आपसे पूछे जनक किसे कहते हैं, एआई का जनक कौन है दोस्तों, जॉन मैकार्थी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द दिया था, साथ ही साथ इन्होंने एआई के लिए एक भाषा खोजी थी लिस्प, जो कि 1956 में इन्होंने खोजी थी। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया था आप समझ गए। इन्होंने जो है एक तो शब्द दिया, भाषा खोजी और ये जनक भी हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, एलएम ट्यूरिंग, ये पूछा गया प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। एलएम ट्यूरिंग जो है दोस्तों, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक जो है कंप्यूटर का क्या कहते हैं, इन्हें जनक कहा जाता है। और इन्होंने फ्रेंड्स जो है ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार किसने किया था, एलएम ट्यूरिंग ने किया था ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार। एमपीपीएससी का पेपर उठा करके देखिएगा, पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है, कम से कम 3 लोग होने चाहिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं गैरी कैस्पारोव दोस्तों, क्या है, ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। गैरी कैस्पारोव कौन है, इस शतरंज के खिलाड़ी हैं। और एक बार जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भिड़ गए, और ऐसा ही एक कंप्यूटर था जिसका नाम था डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर था। क्या नाम था, डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से युक्त था, और इसने भाई साहब को क्या कर दिया, हरा दिया शतरंज के खेल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है भाई तो गलत टाइप किया गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में मैंने क्या बनाया था प्रश्न को कि एक तरफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो मतलब ये कंपनियां हैं, और एक सब जो उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, कई बार प्रश्न आता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है आपका, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो दोस्तों असिस्टेंस है वो कौन है आपका, ब्रेन वेब नाम का असिस्टेंस किसने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने। सैमसंग ने जो बनाया हुआ है वो कौन सा है आपका, बिक्सबाई किसका है, सैमसंग का है। एप्पल का जो असिस्टेंस है वो कौन सा है आपका, सिरी है। और अमेजन का कौन सा है दोस्तों, अमेजन का जो है आपका अलेक्सा है। तो ये जो है कई बार प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, तो मैं सभी के सभी एक साथ कवर कर दिए है। तो यह बात आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और एक और आप ध्यान दे सकते हैं कि टेस्ला जो कंपनी है, कौन है टेस्ला, उसने भी एक अपना बनाया हुआ है जिसका नाम है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार ये किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, ये टेस्ला की है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है, वो थोड़ा सा उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न में। 24 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपका जो है जनजातियों से लिया गया था प्रश्न, ये भी आपका दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा नीलेश देसाई कौन है, तो नीलेश देसाई जो है झाबुआ के क्या है, जनजातीय व्यक्तित्व हैं। झाबुआ के क्या है, एक जनजातीय व्यक्तित्व हैं। किस लिए जाने जाते हैं, ये समाज सुधारक हैं। ये क्या है आपके, समाज सुधारक हैं। और जो पेमा फात्या है दोस्तों, ये भी आपकी जो है किससे संबंधित है, आप जानते हैं जो खूब चर्चा में रहते हैं ये पेमा फात्या साहब जो है ये गुड़िया शिल्प से आपके संबंधित है, जनजातीय व्यक्तित्व हैं, गुड़िया शिल्प के लिए जाने जाते हैं, गुड़िया बनाने का कार्य करते हैं। भूरीबाई जो कौन है दोस्तों, ये जो है अलीराजपुर की क्या है, एक पिथौरा चित्रकला से संबंधित यानी कि चित्रकार हैं। और जो दोस्तों लहरी बाई हैं, ये क्या है, जो है बीज बैंक से संबंधित हैं। इन्होंने जो बहुत सारे बीजों का क्या किया है, संरक्षण किया हुआ है, तो इसलिए जानी जाती है। अब आपसे जो है यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में होता कि भाई ये समाज सुधारक हैं, ये गुड़िया से संबंधित है, चित्रकार है, इनमें से कोई एक उल्टा हो जाता तो प्रश्न बन जाता। तो आप समझ जाइएगा कि इनमें उत्तर ही आपका छपा हुआ है। लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रधानी नृत्य के लिए पद्म श्री दिया गया था। तो दोस्तों अर्जुन सिंह जो हैं, इनको क्या दिया गया था, प्रधानी नृत्य के लिए जो है आपका क्या दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। और जो दुर्गाबाई हैं, दुर्गाबाई व्यायाम इनका पूरा नाम है, ये कौन है भाई, गोंडी चित्रकार हैं, और इन्हें गोंडी चित्रकला के लिए भी जो है पद्म श्री नाम का पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन सिंह को भी आपको प्रधानी नृत्य के लिए दिया गया, ऊपर देख लिया। परमार बंधु दोस्तों शांति परमार और रमेश परमार है। कौन कौन से हैं, अलीराजपुर के हैं ये, शांति परमार और रमेश परमार, ये दोनों जो है पति पत्नी हैं। और इनको जो है गुड़िया शिल्प के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, गुड़िया शिल्प के लिए पुरस्कार दिया गया है।
जुधैया बाई बैगा हैं दोस्तों। जुधैया बाई बैगा ये कहाँ की हैं? आपकी उमरिया के हैं और ये भी जो है पद्मश्री से सम्मानित। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, हमारे 25 प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई हमारी कमी हो बताइएगा, हम सुधार करने की उम्र में हैं, जरूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।